हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला उस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। AS 13। तो AS 13 का मतलब यहाँ पे होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो AS 13 का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 ये क्या बताता है? तो ये हमें ये समझाने की कोशिश करता है कि किस चीज़ को हमें डेबिट करना चाहिए और किस चीज़ को क्रेडिट करना चाहिए। अगर समझो कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते समय अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज किया तो परचेज डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया है तो वो डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा। अगर सेल करने के बाद अगर मुझे लॉस हो गया या फिर मुझे प्रॉफिट हो गया तो वो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा। तो ये सारा का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। मतलब ये नंबर है। जैसे अगर आप लोग कोई भी बुक देखते रहेंगे तो किसी भी बुक में या फिर टेक्स्ट बुक में कैसा चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 2 होता है, चैप्टर 3 होता है, चैप्टर 4 होता है। तो उसी तरह चैप्टर नंबर 13 में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का रूल्स एंड रेगुलेशन लिख के दिए कि किस चीज़ को आपको डेबिट करना है और किस चीज़ को क्रेडिट करना है। बस आपको ये बीकॉम लेवल पे सिर्फ और सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव के पर्पज के लिए काम आ सकता है। जो CA PA कर रहे हैं उनके लिए तो अलग लेवल का ये स्टडी है। बट हम लोग को तो इन डेप्थ नहीं जाना है। बस आपको ये याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए आपको AS 13 आपको याद रखना है बस, ऑब्जेक्टिव के पर्पज के लिए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब इस टॉपिक को समझते हैं, टॉपिक हमें क्या सिखाने की कोशिश करेगा। समझो कि फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है। और किसी भी इंसान के पास अगर बहुत सारा पैसा रहेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं इस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करूं और इन्वेस्ट करके मैं अपने पैसे को डबल तिबल करूं। बराबर। तो इन्वेस्टमेंट करने का हमारे पास दो तरीका होता है। मतलब इन्वेस्टमेंट हम लोग जो कर सकते हैं ना, वो दो टाइप की इनकम में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो दो टाइप का इनकम कौन सा होता है? एक होता है फिक्स्ड इनकम और दूसरा होता है वेरिएबल इनकम। ओके। तो फिक्स्ड इनकम वो इनकम होता है जहां पे आपने पैसा इन्वेस्ट किया और आपको हर साल उसके ऊपर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से या फिर फिक्स्ड अमाउंट आपको एवरी ईयर उसके ऊपर मिलेगा। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ फिक्स्ड इनकम के बारे में, तो समझो कि फॉर एग्जांपल आपने डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया है, या फिर बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा इन्वेस्ट किया है। और हम लोग ये टॉपिक सीखने वाले इसमें ये तीन ही नाम आने वाला, तो इसलिए ये तीन ही नाम के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिबेंचर, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो बेसिकली ये तीनों क्या होते हैं? तीनों कुछ नहीं होता है, तीनों एक कागज का टुकड़ा होता है। कोई भी कंपनी क्या करती है, मार्केट में एक कागज के टुकड़े को बेचती है और कागज के टुकड़े को बेचते समय बस उसके ऊपर नाम लिख देती है कि ये डिबेंचर है, ये बॉन्ड्स है और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है करके। बट तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब एक ही होता है, पब्लिक से पैसा लेना। और पब्लिक से पैसा लेना का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ टाइम के लिए, कुछ ड्यूरेशन के लिए आपने पब्लिक से पैसा लेना। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि डिबेंचर, बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है कि पब्लिक से पैसा लेना है कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए। तो समझो कि कोई भी कंपनी जब मार्केट में डिबेंचर बेचती है या फिर बॉन्ड बेचती है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचती है तो उनको वादा करती है कि भाई साहब, ओ भाई साहब, हम आपका पैसा 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपका पैसा रिटर्न कर दें। लेकिन जब तक आपका पैसा रिटर्न नहीं करेंगे तब तक हम आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको पैसा पे करेंगे। मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना, उस इंटरेस्ट का रेट क्या होगा? फिक्स्ड होगा। भले ही कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर भले ही कंपनी को लॉस हो, आपको कंपनी किसी भी हालत में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको पैसा पे करेगी। अब जैसे अगर मैं डिबेंचर का एग्जांपल लूँ तो समझो कि मैंने किसी कंपनी का 5 लाख रुपए का डिबेंचर खरीदा है, 5 लाख रुपए का। और उस कंपनी ने मुझे वादा किया है कि भाई साहब, ओ भाई साहब, आपको इसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट एवरी ईयर पे करेंगे, वो भी 5 साल तक। और 5 साल के बाद हम समझो आपका पैसा रिटर्न कर देंगे। तो 5 लाख का अगर मैं 10% निकालू तो कितना आएगा? 50,000। इसका मतलब कंपनी 5 साल तक कंटिन्यूस बेसिस पे मेरे को 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया पे करेगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स रेट ऑफ इनकम। तो इसी तरह डिबेंचर में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिलेगा। बॉन्ड्स में भी अगर पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा मिलेगा। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी वही होता है।
तो दिमाग में आपको याद रखना है कि ये कैसा दिखता है, क्या दिखता है, कुछ नहीं है, कागज का टुकड़ा है। कंपनी क्या करती है, मार्केट में कागज का टुकड़ा बेचती है और पब्लिक को खरीदती है और बदले में कंपनी को पैसा देती है और कंपनी उनको वादा करती है। तो भले कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, कंपनी फिक्स रेट के हिसाब से इंटरेस्ट हम लोग को पे करेगी। दूसरा इनकम होता है जो हमारे पास अगर पैसा होगा तो हम लोग वेरिएबल इनकम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वेरिएबल इनकम में अगर मैं बात करूं तो आता है शेयर्स का नाम। शेयर्स मतलब अगर आप शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपका जो इनकम होगा ना वो वेरिएबल होगा। कैसे इनकम वेरिएबल होगा वो समझते हैं। समझो कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदा, तो शेयर्स खरीदने के बाद रिटर्न में हर साल आपको क्या मिलता है मालूम है? हर साल आपको उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है। मतलब पैसा ही मिलता है बट उस पैसे को क्या बोला जाता है? डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है। लेकिन जो डिविडेंड का जो रेट होता है ना, रेट वो फ्लक्चुएट होता रहता है। फ्लक्चुएट। तो फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कम ज्यादा। तो इसमें कैसा रहता है कि कंपनी को अगर ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी आपको डिविडेंड ज्यादा देगी। अगर कंपनी को कम प्रॉफिट हुआ तो कंपनी आपको डिविडेंड कम देगी। अगर कंपनी को कुछ भी नहीं हुआ तो कंपनी आपको कुछ भी नहीं देगी। तो ये प्रॉब्लम होता है शेयर्स के केस में। तो मतलब जो इंसान ज्यादा रिस्क लेना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ, तो वैसे इंसान लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। बट शेयर्स में भी आपके पास दो ऑप्शन है। आप इक्विटी शेयर्स भी खरीद सकते हो, दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीद सकते हो। तो जो इंसान ज्यादा रिस्क लेने की जिसकी आदत रहती है तो वो इक्विटी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। और जिन लोगों को ज्यादा रिस्क नहीं लेना वो प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करता है। तो अभी हम लोग को इनके डिटेल में नहीं जाना है। फिलहाल हम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न में जो पैसा मिलता है वो वेरिएबल होता है, बस। तो इस तरह का मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी भी इंसान के पास अगर पैसा रहेगा तो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है दो टाइप के इनकम में। एक होता है फिक्स्ड इनकम और दूसरा होता है वेरिएबल इनकम। अब वो इंसान के ऊपर है कि वो कौन से टाइप के इनकम में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो समझो कि मैंने फिक्स टाइप ऑफ इनकम में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया। फिक्स टाइप ऑफ इनकम में मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी को भले प्रॉफिट हो या फिर कंपनी को लॉस हो, आपको किसी भी हालत में कंपनी क्या करेगी? इंटरेस्ट पे करेगी। तो फिक्स टाइप ऑफ इनकम का एग्जांपल क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया, पहला क्या आएगा? डिबेंचर आएगा, फिर दूसरा बॉन्ड्स आएगा और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आएगी। और तीनों का मतलब एक ही होता है, पब्लिक से पैसा लेना। ठीक है। तो मैंने इन सारी चीजों में पैसा इन्वेस्ट किया है। तो इन्वेस्ट करने के बाद मुझे पूरे साल भर में मैंने क्या किया? बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट भी किया और बहुत सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मैंने सेल भी किया। उसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट मिला और कुछ इंटरेस्ट नहीं मिला। तो इसका हिसाब किताब रखने के लिए, मतलब मैं किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे बदले में कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, वो पता लगाने के लिए जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग अपन को जो सीखनी पड़ती है ना, उसी अकाउंटिंग का नाम है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। मतलब आपने अगर शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया है और आपको पता लगाना है कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है आपने जिस चीज में पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो पता लगाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। अगर ये आपने सीख लिया तो इजीली आप लोग पता लगा सकते हो। ठीक है। तो इसमें पता कैसे लगाया जाता है? तो पता लगाने का एक शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बस वो आप लोग फॉलो करो। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको क्या बोला जाएगा? आपको बोला जाएगा प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब आपने जिस चीज में पैसा इन्वेस्ट किया है उसका आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए। ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको शॉर्टकट प्रोवाइड करूँ, बस वो शॉर्टकट आप लोग याद रखो। तो इजीली आप लोग कोई भी सम को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला शॉर्टकट क्या है कि अगर समझो कि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने परचेज किया है तो क्या करो? कैश बैंक अकाउंट को डेबिट में लिख दो। ओके। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने सेल किया है तो कैश बैंक अकाउंट को आप क्रेडिट में लिख दो। ओके। तो सेल करने के बाद क्या होगा? या तो इंसान को प्रॉफिट होगा या तो इंसान को लॉस होगा। क्योंकि इंसान जब भी किसी चीज को सेल करता है या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। अगर लॉस होगा उसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करो। लेकिन उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप लोग डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे और लॉस को आप लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। सर ये तो आप उल्टा बता रहे हो।
क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि लॉस हमेशा डेबिट में आना चाहिए, प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट में आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हैं ना, वो लेजर अकाउंट बनाने वाले हैं। और लेजर अकाउंट में क्या होता है, सब कुछ उल्टा होता है। इसलिए आपको लेजर अकाउंट में उल्टा याद रखना है कि अगर आप लोग सेल करोगे तो प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आपको डेबिट में लिखना है, लॉस होगा तो क्रेडिट में लिखना है। प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, दोनों के लिए आपको एक ही टर्म यूज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके। फिर थर्ड, आपने जिस चीज में पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। तो जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो वो आपके लिए इनकम है, इसलिए कैश बैंक को क्रेडिट में लिखो। ठीक है, तो ये तीसरी बात है आपको याद रखनी। फिर उसके बाद चौथा एक कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखना। जब भी आपको इंटरेस्ट निकालना होगा या फिर डिविडेंड निकालना होगा, जब भी आप लोग इंटरेस्ट निकालोगे, डिविडेंड निकालोगे, तो ऑलवेज ऑन फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू पे आपको निकालना है। अब ये फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू क्या होता है? तो बेसिकली आप लोग ऐसा समझो कि जब कोई कंपनी मार्केट में डिबेंचर बेचना चाहती है या फिर बॉन्ड्स बेचना चाहती है, तो उसको बेचने के पहले उसका एक वैल्यू डिसाइड करते हैं, उसी वैल्यू को बोला जाता है फेस वैल्यू। भले मार्केट में उसको कोई भी प्राइस पे बेच सकती है, इसका एक होता है मार्केट वैल्यू। मतलब मार्केट वैल्यू मतलब आप लोग ऐसा समझो कि कंपनी ने एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपए एज्यूम किया है, बट मार्केट में इसको 200 रुपए में सेल कर रही है। बट अपन को जो इंटरेस्ट और डिविडेंड है ना, वो हमेशा मार्केट वैल्यू पे नहीं निकालना है, हमेशा आपको किस पे निकालने का है, फेस वैल्यू पे निकालना है। क्योंकि फेस वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है और मार्केट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। तो इसलिए कंपनी हमेशा फेस वैल्यू के ऊपर आपको इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करती है, तो उसके ऊपर आपको निकालना है। ठीक है। फिर आपको दो टर्म आपको याद रखना है, एक होता है कम इंटरेस्ट और दूसरा होता है एक्स इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट का मतलब आप लोग ऐसा समझो कि आपने कोई चीज परचेज किया है, इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, उस परचेज में आपने सामने वाले को इंटरेस्ट का भी पैसा पे किया है। कम का मतलब होता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब आपने जो इन्वेस्टमेंट खरीदा है, उस इन्वेस्टमेंट में आपने सामने वाली पार्टी को इंटरेस्ट का भी पैसा दिया है। तो अगर कोई सिनारियो लिख के दिया रहेगा ना, तो आपको क्या करना है कि कम इंटरेस्ट कभी भी लिख के दिया रहेगा, उसको हम लोग आपको कम करना है। कम का मतलब होता है माइनस करना। ओके। और एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, उस इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट का पैसा इंक्लूड नहीं है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, जस्ट आपको पढ़ के छोड़ देना है। बस ये दो चीज आपको याद रखनी है। कम इंटरेस्ट लिख के दिया रहेगा तो आपको इंटरेस्ट माइनस करना है, एक्स इंटरेस्ट लिख के दिया रहेगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसको वैसे का वैसा छोड़ देना है। बस इतनी बातें अगर आप लोगों को याद हो गई ना, तो समझो आप लोग इन्वेस्टमेंट का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में और एक एक चीज आपको मैं बताता हूँ। एक सेल के टाइम पे आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, जिसको बोलते हैं वेटेज एवरेज मेथड। तो वेटेज एवरेज मेथड के हिसाब से हमें प्रॉफिट और लॉस पता लगाना है कि जब मैं इन्वेस्टमेंट को सेल करूंगा तो मुझे प्रॉफिट और लॉस होगा। तो पता लगाएंगे कैसे? DC माइनस CC DNV माइनस CNV इंटू NV सोल्ड, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। फिर आपको क्वेश्चन में उसका सेलिंग प्राइस लिख के दिया रहेगा, सेलिंग प्राइस। बस कंपेयर कर लेना तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और लॉस मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस समझो कि पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया, पूरा फॉर्मूला अप्लाई करने का समझो कॉस्ट है 100 रुपया, और क्वेश्चन में आपको सेलिंग प्राइस लिख के दिए 120। तो 100 की चीज को आपने 120 में बेचा, तो यहाँ पे आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसका उल्टा समझो, 120 का कॉस्ट था, आपने इसको 100 में बेचा, तो यहाँ पे आपको 20 का लॉस हो जाएगा। और कुछ लोगों को ये कंपैरिजन करने नहीं आता, तो उन लोगों के लिए मैं लॉजिक दे रहा हूँ यहाँ पे। तो लॉजिक क्या है कि समझो कि अगर आपका आंसर नेगेटिव आएगा तो समझ जाना प्रॉफिट है, अगर आपका आंसर पॉजिटिव आएगा तो समझ जाना लॉस है। जैसे देखो, 100 का कॉस्ट प्राइस था बट मैंने इसको 120 में बेचा, तो 100 में से अगर 120 को माइनस करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा, 20 रुपया, तो इसका मतलब प्रॉफिट हो गया। अब कॉस्ट प्राइस 120 था बट मैंने इसको 100 में बेचा, तो 120 में से 100 गया तो 20 रुपया पॉजिटिव आएगा, तो आपके लिए लॉस हो जाएगा। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है और इजीली आप लोग इन्वेस्टमेंट का कोई भी सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं।
पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 10 है, पेज नंबर 318 है। जिसके पास आयनापुरी की बुक होगी तो वो उससे रेफर कर सकते हैं। तो देखो क्या लिख के दिया है कि मिस्टर शिवम होल्ड्स 1000 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 each in TM Limited as on 1st April 2016 at a cost of ₹1,20,000। ओके, तो शिवम नाम का जो बंदा है जिसके पास 1000 10% डिबेंचर वाला डिबेंचर है, इसके एक डिबेंचर की फेस वैल्यू ₹100 है और उसने किस कंपनी का खरीद के रखा है? टीएम लिमिटेड का। ओके, कौन सी तारीख को? 1 अप्रैल 2016 के टाइम पे उसके पास था मतलब, और उसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 1,20,000। ठीक है, तो उसने जिस कंपनी का डिबेंचर खरीदा है वो कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली। ओके, तो कंपनी जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो हाफ ईयरली पे कर रही है, हाफ ईयरली। तो लिखा है ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। तो कंपनी साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है, एक 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे रही है और दूसरा 31 मार्च को। एंड द ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर आर एज फॉलोज। डेट लिख के दिया है, पर्टिकुलर्स लिख के दिया, नंबर ऑफ डिबेंचर लिख के दिया, रेट लिख के दिया। तो 30 जून को उसने परचेस किया 500 डिबेंचर 102 में, वो भी कम इंटरेस्ट में खरीदा। ठीक है, तो 110 को परचेस किया इतना इतने के हिसाब से 31, ऐसा सब पूरी कहानी लिख के दी है। ठीक है, द बुक्स ऑफ अकाउंट आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज कर दी है। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शिवम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 and the market value of the above investment on 31st March 2017 was rupees 1,30,000। ये क्या लिखा है अपन बाद में डिस्कस कर लेते हैं, फिलहाल सम कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया। तो मैंने यहाँ पे लिखा है इन द बुक्स ऑफ शिवम, क्वेश्चन में शिवम का इन्वेस्टमेंट के बारे में लिख के दिया तो वो लिख दिया। तो उसने कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया वो भी आपको लिखना है। तो वही मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर, मतलब उस डिबेंचर का नाम है 10%। इन कौन सी कंपनी का खरीदा? टीएम लिमिटेड का। फिर उसी के नीचे आपको इंटरेस्ट का डेट लिखना है। तो क्वेश्चन में 30 सितंबर एंड 31 मार्च, ये दो डेट हम लोग को लिख के दिया था। फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, एनवी। एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। तो इतना पार्ट आपका डेबिट हो गया। फिर उसी तरह सेम वही कॉलम बनाएंगे क्रेडिट के लिए, डेट, पर्टिकुलर्स, वर्किंग नोट, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट। बस इस टॉपिक को सीखते समय या सम को सॉल्व करते समय आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको रिकॉर्ड करना है ना, तो सबसे पहले आपको उसका वर्किंग नोट करना है, देन यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। पहले वर्किंग नोट करो फिर रिकॉर्ड करो, पहले वर्किंग नोट करो फिर रिकॉर्ड करो। अगर पहले रिकॉर्ड करके फिर वर्किंग नोट करेंगे ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये चीज आपको इस टॉपिक में अच्छी तरह से याद रखनी है। पहले कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड करने के पहले उसका वर्किंग नोट करो, देन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। ठीक है, तो मैं सीधा अब यहाँ पे वर्किंग नोट बनाता हूँ, वर्किंग नोट। और वर्किंग नोट जब भी हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड लिख देंगे। तो टाइम पीरियड क्या क्वेश्चन में लिख के दी कि कंपनी अपना अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है 31 मार्च को। ओके, तो 31 मार्च को अगर अपना अकाउंट क्लोज करती है तो इसका मतलब कंपनी का ओपनिंग क्या होगा? अप्रैल होगा। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च। अब वही सब जो अगर आपको ऐसा लिख के दिया रहा था कि कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करती है ऑन 31 दिसंबर, तो फिर मैं कहानी की शुरुआत जैन से लिखता, जैन, फेब, मार्च से लेकर दिसंबर तक। और ज़्यादातर आपको 99.99% 31 मार्च ही होगा, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो फाइनेंशियल ईयर यही फॉलो करते हैं। ठीक है, और कंपनी जिस जिस तारीख को इंटरेस्ट दे रही है उसको सर्कल कर देता हूँ। तो कंपनी 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे रही है और कंपनी 31 मार्च को इंटरेस्ट दे रही है, तो उसको मैंने सर्कल कर लिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो वर्किंग नोट पहला आएगा। तो कहानी की शुरुआत कौन से तारीख से हो रही है? तो आपको डेट के सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, सीक्वेंस में। ओके, तो देखो, तो आप लोगों को स्टोरी यहाँ से नजर आती रहेगी। जब आप लोग समझते रहेंगे कि 30 जून से स्टोरी स्टार्ट होता है, 30 जून 2000 को उसने परचेस किया 500 डिबेंचर, बराबर। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। देख रहा है आपको? देखो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2016 को उसके पास ऑलरेडी 1000
10% वाला डिवेंचर है जिसका फेस वैल्यू 100 रुपये है और कॉस्ट प्राइस 1,20,000 है। तो कहानी की शुरुआत 1 अप्रैल से हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2016। और मैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 मतलब अप्रैल आ गया, मतलब ओपनिंग डेट हो गया। तो जब भी हम लोग वर्किंग नोट करेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपको तीन चीज फाइंड आउट करनी है, तीन चीज। सबसे पहला एनवी, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट। बस ये तीन फाइंड आउट करो और रिकॉर्ड करो, तीन फाइंड आउट करो और रिकॉर्ड करते जाओ। तो पहले मैं निकालूंगा एनवी। एनवी का मतलब होता है नॉमिनल वैल्यू। तो क्वेश्चन में लिख के दिया है कि मिस्टर शिवम के पास 1,000 डिवेंचर है, 1,000 डिवेंचर। सर आपको कैसे पता चला? तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो शिवम होल्ड्स 1,000। तो सर ये 10% क्या? 10% उसका नाम है। और ये जो 10% हाईलाइट हो रहा है ना, तो ये 10% का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कंपनी हर साल उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो 1,000 नंबर ऑफ डिबेंचर हुआ। और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है? 100 रुपया। अगर नहीं भी लिख के दिया रहेगा तो आपको याद रखना है कि डिबेंचर का फेस वैल्यू हमेशा 100 ही होता है। तो इंटू 100 कर देंगे। तो 1,000 इंटू अगर मैं 100 करता हूँ तो 1 लाख आ जाएगा। 1 लाख लिख दिया। ठीक है। और कंपनी फिर इंटरेस्ट जब पे करेगी ना, तो इंटरेस्ट हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे करेगी। तो नॉमिनल वैल्यू कितना है मेरा? 1 लाख आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिख के दिया? 10% लिख के दिया। सर आपको कहां से पता चला? तो देखो यहाँ पे ये डिबेंचर के आगे जो परसेंटेज का टैग होता है ना, ये उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट शो होता है। ठीक है। इनटू, जब भी इंटरेस्ट निकालेंगे तो आपको टाइम पीरियड कंसिडर करना है। और यही बच्चे लोग को बहुत बड़ा टास्क लगता है, बट कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। तो देखो कहानी की शुरुआत कौन सी तारीख से हो रही है? 1 अप्रैल से हो रही है। तो आपको देखना है कि लास्ट टाइम पे आपको इंटरेस्ट कब मिला था। लास्ट टाइम पे, तो लास्ट टाइम पे आपको 31 मार्च को इंटरेस्ट मिला था। तो एक दिन का थोड़ी इंटरेस्ट कोई चार्ज करता है, इसलिए इसके अंदर इंटरेस्ट का कोई कैलकुलेशन ही नहीं होगा। क्योंकि आप ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हो और लास्ट टाइम पे आपको इंटरेस्ट कब मिला था? 31 मार्च। आपको हमेशा यही सोचना है कि लास्ट टाइम पे कब मिला था, लास्ट टाइम पे कब मिला था, तो मुझसे कितने महीने का गैप हो गया ऐसा। तो यहाँ पे एक दिन का कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, इसलिए नहीं लोगे। अब सीधा क्वेश्चन में मुझे कॉस्ट लिख के दिया है 1,20,000। दिखा देता हूँ आपको। देखो, द एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000। तो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट लिख के दिया है, बस हो गया। तो हमने बचपन से सीखा है कि किसी भी चीज का ओपनिंग हमेशा किधर आता है? डेबिट में आता है। तो आपको जाके डेबिट में रिकॉर्ड कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग को टू बैलेंस बीडी करके लिखते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, नॉमिनल वैल्यू में लिखूंगा 1 लाख। इंटरेस्ट तो है ही नहीं इसलिए डैश। और कॉस्ट आ जाएगा मेरा 1,20,000। बस हो गया। जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया वही लिखा। देखो नॉमिनल वैल्यू 1 लाख था तो 1 लाख लिख दिया, इंटरेस्ट नहीं था इसलिए नहीं लिखा, कॉस्ट 1,20,000 लिख दिया। ठीक है। अब नेक्स्ट जाएंगे। डेट के सीक्वेंस को आपको फॉलो करते हुए चलना, बस पहले वर्किंग नोट फिर ओरिजिनली रिकॉर्ड करेंगे, पहले वर्किंग नोट फिर ओरिजिनली रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2016 को आपने परचेज किया 500 डिबेंचर। वो भी कितने में? 102 में। वो भी कम इंटरेस्ट पे खरीदा है। ठीक है, वो क्या करना बाद में बताता हूँ। तो ये हमने परचेज किया 30 जून को ना। ओके, तो मैं तारीख लिख देता हूँ। तो 30 जून 2016 को मैंने परचेज किया है, परचेज किया है। ओके। तो मेरे को हमेशा तीन चीज चाहिए। तो पहला मुझे एनवी चाहिए, फिर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, फिर मुझे कॉस्ट चाहिए। बस तीन चीज आपको निकालना है। तो एनवी, तो उसने कितना डिबेंचर खरीदा? 500 डिबेंचर खरीदा। तो मैंने यहाँ पे 500 लिख दिया। आपको एनवी में हमेशा हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मेरा एनवी 50,000 आ जाएगा। ठीक है। ओके। और कंपनी जब इंटरेस्ट पे करती है तो हमेशा एनवी पे करती है, नॉमिनल वैल्यू पे। तो मेरा इंटरेस्ट 50,000 मतलब एनवी 50,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% अपन को लिख के दिया क्वेश्चन में, इनटू टाइम पीरियड 30 जून। तो देखो यहाँ पे 30 जून इधर आता है, तो 30 जून यहाँ पे आएगा। तो आप ये चेक करो कि लास्ट टाइम पे कंपनी ने इंटरेस्ट कब दिया था? 31 मार्च को दिया था। तो आपको प्रीवियस डे में जाने का है। तो 30 जून मतलब जून का पूरा महीना काउंट होगा। तो 1 2 3, तो कितने महीने का गैप हो गया? 3 महीने का। इसलिए 3/12 आ जाएगा। क्योंकि 30 जून है, अगर वही 1 जून होता ना तो इसको छोड़ देता, सिर्फ एक और दो आता है यहाँ पे। बस अब इसको कैलकुलेट करो, मुझे बताओ क्या आता है। 1250 डिवाइड बाय 12, 50,000 इंटू 10%।
तो इंटरेस्ट आता है 1250। हो गया। अब मुझे कॉस्ट निकालना है। तो मैं कॉस्ट कैसे निकालूंगा? तो मैंने 500 डिबेंचर खरीदा और एक डिबेंचर कितने में खरीदा मालूम है? 102 में खरीदा, जो लिख के दिया आपको देखो यहाँ पे 102 भी कम इंटरेस्ट पे खरीदा ना। तो पहले 102 से मल्टीप्लाई तो करो, फिर बताता हूँ आपको क्या करना है। तो 500 को अगर मैं 102 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 51,000 आता है, बट कम इंटरेस्ट लिख के दिया है, तो इस अमाउंट में आपको इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा 1250, तो आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपको कम इंटरेस्ट लिख के दिया रहेगा तो कॉस्ट में से इंटरेस्ट को लेस कर देना। तो मेरा आ जाएगा 49,750। हो गया, मुझे तीनों वैल्यू मिल गया, एनवी भी मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया, कॉस्ट मिल गया। तो मैंने आपको बेसिक रूल क्या बताया था कि जब भी अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट को परचेज करोगे, यहाँ पे देखो, जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट को परचेज करोगे तो कैश बैंक को आपको डेबिट में लिखने का है बस। तो मैं इसको डेबिट में जाके रिकॉर्ड कर दूंगा। तो 30 जून 2016 मैंने खरीदा, इसलिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट। वर्किंग नोट नंबर 2, एनवी, एनवी मेरा आएगा 50,000, इंटरेस्ट आएगा 1250 और कॉस्ट मेरा आया था 49,750। बस हो गया, इस तरह रिकॉर्ड कर दो। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट डेट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर मैं डेट देखूं तो 1 अक्टूबर आता है। 1 अक्टूबर को मैंने परचेज किया 500 डिबेंचर और एक डिबेंचर कितने में खरीदा? 97 में, बराबर। बट 1 अक्टूबर के पहले आपको 30 सितंबर का इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो पहले 30 सितंबर आएगा फिर अक्टूबर आएगा ना। 1 सितंबर को मैं परचेज करो तो मैं पहले 1 सितंबर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा, कंपनी मुझे 30 सितंबर का जो इंटरेस्ट देगी ना पहले वो रिसीव करूंगा। इसलिए नेक्स्ट आएगा 30 सितंबर, 30 सितंबर 2016 और मैं यहाँ पे लिखूंगा इंटरेस्ट रिसीव, कंपनी मुझे इंटरेस्ट पे करेगी। तो इंटरेस्ट रिसीव कैसे निकालने का? सिंपल फॉर्मूला आपको बना के दे रहा हूँ, याद रखो, डी एन वी माइनस सी एन वी। तो डी एन वी का मतलब होता है डेबिट नॉमिनल वैल्यू माइनस क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू। तो डेबिट नॉमिनल वैल्यू देखना यहाँ पे, ये आपका डेबिट है और ये आपका नॉमिनल वैल्यू है। तो 1 लाख प्लस 50,000, तो ये हो जाएगा 1,50,000 माइनस, माइनस में देखो कि क्रेडिट में तो कुछ था ही नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू में तो कुछ भी नहीं है, तो नील आ जाएगा, फिर उसको आपको करने की जरूरत ही नहीं। तो मैं यहाँ पे नील लिख देता हूँ, तो आंसर 1,50,000 आएगा। अब इस 1,50,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करूंगा 10% इंटू 6/12 आएगा। 6/12 कैसे आएगा आपको बता देता हूँ। देखो कंपनी 30 सितंबर को मुझे इंटरेस्ट दे रही है, तो लास्ट टाइम पे मुझे इंटरेस्ट कब मिला था? 31 मार्च को मिला था। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, मतलब हमेशा दो इंटरेस्ट के पीरियड में आपको 6 महीने का एक गैप आपको लिख के दिया रहेगा। बस 6 से डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 7,500 आता है। तो और मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट रिसीट आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में। बस तारीख लिख दूंगा क्रेडिट साइड में जाके। तो 30 सितंबर 2016 को इंटरेस्ट मिला, इसलिए बाय कैश बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट 3, और इंटरेस्ट के कॉलम में लिखेंगे 7,500 और इधर डैश, क्योंकि अपन को इंटरेस्ट मिला है। हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या लिख के दिया। अब हम लोग ऑर्डर में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि 1 अक्टूबर 2016 को हमने परचेज किया 500 डिबेंचर 97 के हिसाब से, ठीक है। अब ये आ सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 सितंबर को, 1 अक्टूबर 2016 को मैंने परचेज किया। ओके, तो अपन को तीन चीज चाहिए, एनवी चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए और कॉस्ट चाहिए। तो पहले एनवी निकालते हैं। तो मैंने कितना खरीदा मालूम है? 500 डिवेंचर खरीदा, ओके। और एक डिवेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपये ही होता है, तो मल्टीप्लाई करूंगा तो 50,000 आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट आपको 50,000 पे निकालना है। तो फिर सॉरी, नॉमिनल वैल्यू पे 50,000 इंटू 10% इंटू टाइम पीरियड। अब देखो 1 अक्टूबर है, अब यहाँ पे देखो 1 अक्टूबर यहाँ पे आता है। लास्ट टाइम पे आपको इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को ही मिला था, तो एक दिन का थोड़ी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो इसलिए इसका कैलकुलेशन आएगा ही नहीं, नील।
अब सीधा कॉस्ट, तो मैंने 500 डिबेंचर खरीदा और एक डिबेंचर मैंने 97 में खरीदा, 97 लिखा देता आपको, देखो यहाँ पे आपको 97 एक्स इंटरेस्ट दिख रहा है ना, 597, बस उससे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आता है 48,500, हो गया। अब एक्स इंटरेस्ट से तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बिना कुछ टच किए कुछ कैलकुलेशन किए आपका आंसर आ गया बस। अब मैंने वापस परचेज किया तो मैं इसको डेबिट में रिकॉर्ड कर दूंगा वापस। तो मैं फर्स्ट तारीख लिखूंगा यहाँ पे, 1 अक्टूबर 1/10/2016 को मैंने परचेज किया टू कैश बैंक अकाउंट। ये 4 नंबर एनवी, एनवी कितना है 50,000, इंटरेस्ट तो नहीं है, 48,500 आ जाएगा बस, हो गया। ओके, अब उसके बाद 1 अक्टूबर के बाद देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कौन सा। तो 1 अक्टूबर के बाद मुझे दिखाई दे रहा है 31 दिसंबर को मैंने सोल्ड किया। ओके, कितना सोल्ड किया डिबेंचर, 700, वो भी कितने में बेचा, 110 कम इंटरेस्ट पे मैंने सेल किया है, ठीक है। तो वही सेम पहले आपको वर्किंग नोट करना है, याद रखना, पहला वर्किंग नोट फिर असली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। तो 31 अक्टूबर, सॉरी 31 दिसंबर है, 31 दिसंबर 2016 को मैंने सेल किया है। ओके, तो पहले अपन को तो तीन चीज कंपलसरी निकालना है, तो पहले हम लोग निकालेंगे एनवी, फिर निकालेंगे इंटरेस्ट, फिर निकालेंगे कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने कितना सेल किया है 700, और एनवी में आपको हमेशा 100 से ही मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 70,000। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा एनवी पे निकाला जाएगा, तो 70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो 31 दिसंबर का ट्रांजेक्शन है, तो देखो यहाँ पे, तो 31 दिसंबर इधर आता है और लास्ट टाइम पे मुझे इंटरेस्ट इधर मिला था, तो 31 दिसंबर इसलिए डिसंबर का मंथ भी कंसिडर होगा, तो 1 2 3 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा, इसलिए 3/12 करो तो आपका आंसर आ जाएगा 21750, ठीक है। अब उसके बाद कॉस्ट निकालेंगे, तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे कि मैंने 700 डिबेंचर बेचा और एक डिबेंचर कितने में बेचा मालूम है, 110 में सेल किया, 110, आपको दिखा देता हूँ रेट कितना वापस एक बार। तो देखो मैं 31 दिसंबर का ट्रांजेक्शन सॉल्व कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ 700, 110 कम इंटरेस्ट पे सेल कर रहा हूँ 110, तो कितना वैल्यू आता है 77,000, लेकिन कम इंटरेस्ट है, तो कम इंटरेस्ट रहेगा तो कॉस्ट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, तो 1750 लेस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, तो 75,250 आएगा, ये आपका आ गया कॉस्ट, बराबर। अब हम ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्यों मालूम है, क्योंकि जब भी हम लोग सेल करेंगे तो सेल करते समय या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, तो आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसी में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, तो ये वेटेज एवरेज मेथड के हिसाब से निकाला जाता है, इसलिए फॉर्मूला है DC माइनस CC डी एनवी माइनस CNV इंटू एनवी सोल्ड। अभी क्या होता है समझेगा आपको धीरे धीरे। तो DC मतलब डेबिट कॉस्ट, तो देखो मैंने यहाँ पे टेबल जो बनाया है, ये आपका डेबिट और ये आपका कॉस्ट, तो ये सबको एक साथ ऐड कर दो, तो 1,20,000 प्लस 49,750 प्लस 48,500, तो कितना आता है 2,18,250 आता है डेबिट कॉस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2,18,250 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। तो देखेंगे तो क्रेडिट में कोई भी कॉस्ट नहीं है, इसलिए नील आ जाएगा, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, चलो छोड़ दो। अब डीएनवी मतलब डेबिट नॉमिनल वैल्यू, तो देखो, तो डेबिट में तो यही है, तो ये 2 लाख आएगा, 1 लाख +50 +50, बट क्रेडिट में दिखाऊं तो मैं आपको, तो क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो डेबिट ही आएगा सिर्फ 2 लाख, तो यहाँ पे मैं 2 लाख लिख देता हूँ इंटू एनवी सोल्ड। अब थोड़ा सा ही ध्यान से देखना, एनवी सोल्ड का मतलब देखो जो आप लोग सेल कर रहे हो
जो आप लोग सेल करें वो आपका एनवी है, तो ये आपका एनवी सोल्ड हो जाएगा 70,000। बस अब इसको सॉल्व करो। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 2,18,250 डिवाइड बाय 2 लाख इंटू 70,000। तो ये पॉइंट में आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे हम लोग। तो देखो आता है 76,387 ना। तो पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो एक नंबर बढ़ा दिया जाता है, इसलिए 76,388 आ जाएगा। तो 76,388, तो ये जो आंसर आता है ना उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपने इन्वेस्टमेंट को इतने में खरीदा था। ओके, तो बेचा कितने में? तो देखो, ये सेल का जो कॉस्ट होता है ना, कॉस्ट, सेल का जो कॉस्ट होता है वही सेलिंग प्राइस बन जाता है, याद रखना। सेल के टाइम पे, सेल के टाइम पे जो कॉस्ट होगा वही उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो उस सेलिंग प्राइस को मैं नीचे लिख लूंगा 75,250। ओके, अब कंपैरिजन करो। देखो, कॉस्ट मतलब मैंने खरीदा था 76 में और मैं बेच रहा हूँ 75 में, तो बोले लॉस होगा कि प्रॉफिट होगा? ऑफकोर्स लॉस होगा। सर ऐसा समझता नहीं है, तो क्या करो, इसमें से इसको माइनस करो। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो लॉस, नेगेटिव आया तो प्रॉफिट। तो इसमें से माइनस करूंगा 75,250, तो आता है 1138 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर रहेगा। इसका मतलब 1138 का लॉस हो गया। बस, अब इतना जो हमने मगजमारी किया अब इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या क्या रिकॉर्ड होगा? देखो, एनवी रिकॉर्ड होगा, इंटरेस्ट रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा। अब इधर इतना जो मगजमारी किया ना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ यही रिकॉर्ड होगा, बाकी कुछ नहीं। मतलब टोटल 4 आइटम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फर्स्ट, बस। तो अभी मैंने सेल किया है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे तो हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो आपको क्या करना है, क्रेडिट में जाकर लिखना है तारीख के साथ में। तो मैंने कब सेल किया है? 31 दिसंबर को। तो 31 दिसंबर 2016 को सेल करो। तो सेल करूंगा तो पैसा आएगा मेरे पास, इसलिए कैश बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5। एनवी कितना है? एनवी देखो 70,000। इंटरेस्ट है 1750। कॉस्ट, कॉस्ट कितना है? 75,250। 75,250, ये हो गया। अब इतना जो मैंने मगज मार किया इसमें से सिर्फ लॉस रिकॉर्ड होगा, और लॉस कहाँ पे रिकॉर्ड होता है मालूम है? क्रेडिट में आता है, इसलिए क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा सेम तारीख लिख के। तो 31 दिसंबर 2016 बाय, लॉस और प्रॉफिट के लिए आपको एक टर्म यूज करना है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 5। और सीधा कॉस्ट में जाके आपको लिखने का, कॉस्ट में तो 1138, यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया था 1138, बस हो गया। ठीक है, तो इस तरह हमने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो फर्स्ट फैब आता है। फर्स्ट फैब को मैंने सोल्ड किया 300 डिबेंचर, और कितने में बेचा? 98 रुपीज में बेचा। दिखाई दे रहा है? फर्स्ट फैब सोल्ड 398, बस। तो तारीख लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 6 है, तारीख लिख देता हूँ फर्स्ट फैब 2017 में सेल कर रहा हूँ। ठीक है, अपन को तो 3 चीज चाहिए रहता है, पहला एनवी, फिर इंटरेस्ट, फिर कॉस्ट। तो पहले एनवी, तो मैं कितना बेच रहा हूँ? 300। ओके, और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 100 रुपया होता है, इसलिए मेरा आंसर आ जाएगा 30,000। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमेशा एनवी पे कैलकुलेट किया जाएगा, तो 30,000 इंटू 10% इंटू फर्स्ट फैब है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट फैब मतलब इधर आता है, तो लास्ट टाइम पे इंटरेस्ट मुझे 30 सितंबर को मिला था, यही आपको यही दो कंसिडर करना है, बाकी कुछ नहीं। अब बोलेंगे सर आपने तो लास्ट टाइम पे 31 दिसंबर किया था, वो नहीं, वो मेन इंटरेस्ट आपको ये दोनों को कंसिडर करना है। ओके, तो फर्स्ट फैब, तो इसका मतलब 1 2 3 4 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा इसके अंदर। फैब नहीं आएगा क्योंकि फर्स्ट फैब है ना। अगर वही 28 फैब अगर लिख के दिया था तो फिर उस मंथ को भी मैं कंसिडर करता, लेकिन फर्स्ट फैब इसलिए 1 2 3 4 4 ही महीने आएगा, तो इसलिए मैं 4 महीने का इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालूंगा। 4/12, तो कैलकुलेट करता हूँ आपको बताता हूँ कितना है। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 4/12, तो आंसर आता है 1000। ठीक है, हो गया। अब कॉस्ट, तो मैंने 300 डिवेंचर बेचा, और कितने में एक बेचा दिखा देता हूँ आपको, कितने में एक बेचा। तो मैंने बेचा है फर्स्ट फैब वाला
98 रुपीज़ में, देखो यहाँ पे रेट लिख के दिया है बस, तो 98 में यहाँ पे लिख दूंगा। तो 300 इंटू 98 करता हूँ, 29,400 मेरा कॉस्ट आ जाएगा। वो भी एक्स इंटरेस्ट है इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब क्या हो गया? नहीं, सेल करेंगे तो आपको याद रखना, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। बस ये थोड़ी इसमें मेहनत रहती है, बाकी और कुछ नहीं। तो वही सेम फॉर्मूला मैं फॉलो करूंगा जो मैंने आपको बताया है, सेम। तो वेटेज एवरेज मेथड के हिसाब से निकाला जाता है, तो डीसी माइनस सीसी, डी एन वी माइनस सी एन वी इंटू एन वी सोल्ड। तो डीसी मतलब डेबिट कॉस्ट। तो देखो, ये मेरा डेबिट, ये मेरा कॉस्ट हो गया, तो ये सबको एक साथ ऐड करके आपको दिखा दो कितना आता है। तो 1,20,000 प्लस 49,750 प्लस 48,500, तो डेबिट कॉस्ट आता है मेरा 2,18,250 आता है। तो मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेता हूँ, 2,18,250 माइनस क्रेडिट कॉस्ट। अब देखो ये आपका क्रेडिट कॉस्ट हो गया ये, अब दोनों को ऐड कर दो, तो 75,250 प्लस 1,138, तो 76,388, तो 76,388 डिवाइडेड बाय डीएनवी का मतलब होता है डेबिट नॉमिनल वैल्यू। तो डेबिट नॉमिनल वैल्यू देखो यहाँ पे, ये डेबिट नॉमिनल वैल्यू, तो टोटल मारूंगा तो 2 लाख आता है। और क्रेडिट वैल्यू भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, क्रेडिट में अगर क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू देखेंगे तो 70,000, बस जॉब मिल गया। तो मेरा डेबिट नॉमिनल वैल्यू आ गया मेरा 2 लाख, क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू आ गया मेरा 70,000 इंटू एनवी सोल्ड। तो एनवी सोल्ड कैसे मिलेगा कि आपने जो सेल किया उसका एनवी देखो कितना, 30,000, वो 30,000 यहाँ पे लिखना है। बस इसको सॉल्व करो। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले माइनस कर लेते हैं, 2,18,250 माइनस 76,388, तो आता है 1,41,862, ये 1,30,000 इंटू 30,000। अब डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय 1,30,000 इंटू 30,000, तो आता है 32,000, दिखा देता देखो, 32,737 पॉइंट के बाद 5 से छोटा नंबर इसलिए राउंड ऑफ नहीं करेंगे, तो 32,737, तो ये जो आया ये मेरा हो गया कॉस्ट प्राइस। अब पीछे जो आपको सेल का जो कॉस्ट लिख के दिया रहता है ना, पीछे आपको जो सेल का जो कॉस्ट लिख के दिया रहता है वही आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 29,400, तो 29,400 ओके, तो ये मेरा हो गया सेलिंग प्राइस। अब कंपेयर करो कि मैंने खरीदा था 32 में और मैं बेच रहा हूँ 29 में, अरे बाप रे, तो वापस लॉस हो गया। नहीं समझता है तो आंसर पॉजिटिव होगा तो लॉस। तो 32,737 माइनस 29,400, तो आंसर आएगा 3,337 का आपको लॉस होगा। बस अब इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट फैब सेल किया तो मतलब क्रेडिट में आएगा, तो बाय कैश बैंक अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 6 सेल किया तो क्रेडिट में आएगा, तो एनवी कितना है 30,000, इंटरेस्ट 1,000 और कॉस्ट 29,400। ठीक है, अब यहाँ पे जितनी मगजमारी मैंने की है यहाँ पे, तो इसमें से कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉस रिकॉर्ड होगा और लॉस क्रेडिट में आएगा। तो टेक्निकल वर्ड वही यूज करेंगे उसके लिए। फर्स्ट Feb 2017 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वर्किंग नंबर 6, सीधा कॉस्ट में लिखूंगा 3,337। हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिख के दिए कि 1 मार्च 2017 को मैंने परचेज किया 200 नंबर ऑफ डिबेंचर, और एक डिबेंचर कितने में खरीदा है, 105 कम इंटरेस्ट पे खरीदा है। ठीक है, तो परचेज रहेगा तो कुछ ज्यादा मेहनत नहीं है, तो इजीली अपन कर सकते हैं।
1 मार्च, तो वर्किंग नोट नंबर 6 था, अब ये 7 आएगा। तो 1 मार्च 2017 को मैंने परचेज किया है। तो पहले मैं निकालूंगा एनवी, फिर आएगा इंटरेस्ट, फिर आएगा कॉस्ट। तो 200 डिबेंचर खरीदा, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 200 ही होता है, तो इसलिए मतलब 20,000 आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट आपको एनवी पे निकालना है, तो ये मेरा 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टाइम पीरियड 1 मार्च। तो देखो, तो 1 मार्च यहाँ पे आता है। तो लास्ट टाइम पे इंटरेस्ट मुझे सितंबर को मिला था, तो मार्च का महीना तो कंसिडर नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5 5 मंथ्स आ जाएगा इसके अंदर। तो 5/12, तो कैलकुलेट करता हूँ 20,000 इंटू 10% इंटू 5/12 ना, 833 आता है। ठीक है, नाउ कॉस्ट। तो मैंने 200 डिबेंचर खरीदा है और एक डिबेंचर 105 में खरीदा है, तो दिखा देता हूँ 105। देखो, 1 मार्च 200 परचेज किया है, 105 कम इंटरेस्ट है। ठीक है, तो 105 से मल्टीप्लाई करना, कम है तो कम करना पड़ेगा, तो पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 200 इंटू 105, तो 21,000 आएगा। बट कम है इसलिए कॉस्ट में से इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे 833, बस इसमें माइनस करूंगा 833, तो आंसर आएगा 20167। बस हो गया। परचेज रहेगा तो आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, हो गया। अब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, परचेज किया इसलिए डेबिट में आ जाएगा 7 तारीख, सॉरी 1 मार्च 2017 को परचेज किया इसलिए टू कैश बैंक अकाउंट, ओपन नंबर 7। एनवी मेरा कितना है, एनवी है मेरा 20,000, इंटरेस्ट है 833 और मेरा कॉस्ट है 20,167। हो गया। तो मैंने सारे के सारे ट्रांजेक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए, बस। अब क्या करेंगे, अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अकाउंट को क्लोज करते समय भी आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है। तो सबसे पहला क्या करेंगे, एनवी को क्लोज करेंगे। तो देखो, तो ये डेबिट का एनवी हो गया और ये क्रेडिट का एनवी हो गया। तो इसमें से आपको कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है, तो देखो, तो ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिट में आपको 70/30 तो 1 लाख होता है, और यहाँ पे डेबिट में देखेंगे तो ये साइड ज्यादा है, तो जो साइड ज्यादा रहेगा दोनों तरफ लिखेंगे। 1 लाख 50/50 2 लाख, तो ये आ जाएगा 2,20,000। पहले एनवी क्लोज करेंगे, तो सेम वैल्यू मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2,20,000। अभी 2,20,000 में से ये 1 लाख अगर मैं माइनस करूंगा तो 1,20,000 का डिफरेंस आएगा। तो जो डिफरेंस आएगा ना, उसका भी आपको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो मैं अकाउंट को क्लोज कब करता हूँ, 31 मार्च को। तो 31 मार्च 2017 को अकाउंट को क्लोज करूंगा, तो उसका भी हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन और एक हम लोग और एक चीज मिस कर रहे हैं इसके अंदर, क्या मालूम है, कि कंपनी अपने को साल में 2 बार इंटरेस्ट दे रही है। तो 30 सितंबर को इंटरेस्ट दे रही है और 31 मार्च को। तो अभी हम लोग अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं, तो अकाउंट को क्लोज करने के पहले इंटरेस्ट ले लेते हैं, जो हमने कैलकुलेट नहीं किया, डायरेक्ट हम लोग क्लोज करने के लिए जा रहे हैं, सॉरी। तो पहले हम लोग को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा 31 मार्च का, फिर हम लोग अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो 31 मार्च 2017 इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड अगर आपको निकालना है तो डी एन वी माइनस सी एन वी। तो डी एन वी मतलब डेबिट नॉमिनल वैल्यू, तो मैंने वही प्लस किया तो वही आया 2,20,000। ये सबको प्लस करेंगे तो वही आएगा। इसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू, तो क्रेडिट नॉमिनल वैल्यू वही 70 और 30 1 लाख। तो अगर मैं माइनस करता हूँ तो आंसर आएगा 1,20,000। ओके, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। दोनों इंटरेस्ट में 6 महीने का डिफरेंस रहता है, इसलिए 6/12। तो 1,20,000 इंटू 10% इंटू 6/12, 6,000 आता है। अब ये 6 महीने कैसे है मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ। देखो, 31 मार्च को मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो कंपनी ने लास्ट टाइम पे 30 सितंबर को इंटरेस्ट दिया था।
इसलिए 1 2 3 4 5 6 31 मार्च, इसलिए मार्च का मैंने कंसिडर होगा बस। तो मैं इंटरेस्ट रिकॉर्ड कर लूंगा तो क्रेडिट में आ जाएगा। 31 मार्च 2017 बाय कैश बैंक अकाउंट, वर्किंग नोट 7, इंटरेस्ट में 6000 लिखूंगा और ये आ जाएगा। अब ईयर एंडिंग के टाइम पे अकाउंट क्लोज करूंगा तो डिफरेंस आएगा, तो अभी इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, क्यों मालूम है? क्योंकि अभी जस्ट हाल फिलहाल में मैंने इंटरेस्ट लिया है, 31 मार्च का इंटरेस्ट लिया है ना, और मैं अकाउंट भी क्लोज करो 31 मार्च को, तो वापस इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो जो डिफरेंस है वही लिखूंगा, लिखूंगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, ये मैंने एनवी को क्लोज किया तो ये डिफरेंस आया, तो इसके ऊपर आपको अलग से भी इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी 31 मार्च का इंटरेस्ट निकाला है, तो सेम डे का तो इंटरेस्ट वापस आएगा नहीं, इसलिए डैश हो जाएगा। अब सीधा क्या करेंगे, इंटरेस्ट को क्लोज करेंगे। तो इंटरेस्ट को अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, तो इंटरेस्ट का कौन सा साइड ज्यादा दिख रहा है? देखो, ये आपका क्रेडिट साइड है और ये आपका डेबिट साइड है। तो डेबिट में तो देखो दो ही वैल्यू है, लेकिन क्रेडिट में देखेंगे तो बहुत सारा वैल्यू है, मतलब क्रेडिट साइड हैवी हो गया। तो जो साइड हैवी रहेगा दोनों तरफ लिखना है, तो 7500 प्लस 1750 प्लस 1000 प्लस 6000, तो आ जाएगा 16250। जो वैल्यू यहाँ पे लिखा वही सेम वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूंगा, 16250। अब इसमें से ये दोनों को माइनस करेंगे, -1250 -833, तो डिफरेंस मेरा आएगा 14,167। तो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस आएगा उसके लिए आपको टर्म यूज करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ईयर एंडिंग का डेट आपको लिखना है 31 मार्च 2017। ठीक है, अब कॉस्ट को क्लोज करते हैं। तो देखो, तो कॉस्ट डेबिट में, डेबिट का कॉस्ट अगर आप लोग देखोगे तो ये सब है, और क्रेडिट में देखोगे तो इतना सब है, तो आई थिंक मेरे को लगता है डेबिट साइड ही ज्यादा है। तो मैंने ऑलरेडी टोटल मारा था इसका, बट कर देता हूँ, चलो। 1,20,000 प्लस 49,750 प्लस 48,500 प्लस 20,167, तो 2,38,417। वही से मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं लास्ट 2,37,000 नहीं 2,38,000 2,38,417। अब इसमें से ये सबको माइनस करूंगा, -75,250 -1138 -29,400 -3337, तो डिफरेंस आता है 1,29,292। बराबर, ठीक। इसको थोड़ा सा आपको इधर नहीं लिखना, मैं यहाँ पे अब बाहर लिख के दिखाता हूँ, क्यों लिख के दिखा रहा हूँ बताता हूँ। तो ये जो मेरा आया, ये आया मेरा कॉस्ट प्राइस, जो मैंने अभी निकाला नहीं, मेरा कॉस्ट प्राइस आया, कितना आया? 1,29,292। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में एक एंड में एक सेंटेंस लिख के दिया है, ये जा रहा है, मार्केट वैल्यू ऑफ द अबव इन्वेस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2017। मैं अकाउंट को क्लोज करो ना 31 मार्च 2017 को, तो वही मेरे इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कितना हो गया मालूम है? 1,30,000 हो गया। ठीक है, तो मैं मार्केट वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ, मार्केट वैल्यू 1,30,000। ठीक है, अब कंपेयर कर लो, तो आप लोगों ने अकाउंट में रूल सुना रहेगा, विच एवर इज लेस, मतलब जब भी आपको दो वैल्यू लिख के दिया रहता है तो दोनों में से जो सबसे कम वैल्यू रहता है वो रिकॉर्ड करना रहता है। तो विच एवर इज लेस, तो बोलो दोनों में से सबसे कम वैल्यू कौन सा है? 1,29,292, ये रिकॉर्ड करना है। भले मार्केट में इसका वैल्यू इतना होगा, बट अपन को तो लोअर वैल्यू रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो आ जाएगा 1,29,292, बस हो गया। और फिर इस तरह आपकी झोली में 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स जितने भी मार्क्स का सम आएगा आप लोग इसको कर सकते हो। थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, मैंने समझा इसलिए ज्यादा टाइम लगा, लेकिन अगर आपको एक बार आ जाएगा ना तो आप लोग इजीली सम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस इसमें वर्किंग नोट भी देखो बहुत ज्यादा लेंदी है, बस आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, बस और कुछ नहीं। ओके, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।